मधु हैरान परेशान अपने कानों पर, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी जननी माँ उसकी भाभी के साथ मिलकर उसके बारे में ऐसी बातें करेंगी। मगर ऐसी कौन सी बात मधु ने सुन ली थी हैरान और परेशान करने वाली। तो इस कहानी की शुरुआत होती है मायके की लाडली मधु से। 3 भाई बहनों में सबसे छोटी मधु सबकी लाडली दिन भर चहकती रहती थी और दोनों बड़े भाइयों से अपनी बातें मनवाती रहती थी। अपनी माँ पापा की तो जैसे वो जान ही थी। समय बीतता गया, पढ़ाई लिखाई करके दोनों भाई अपनी अपनी नौकरी में लग गए। एक एक करके दोनों भाइयों की भी शादी हो गई। घर में भाभियां आ गई। दोनों भाभी व्यवहार से तो ठीक थीं। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मधु अभी बीए सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी और वो देखने में भी अच्छी भली थी। जो भी रिश्तेदार आते सब यही कहते कि अब मधु के लिए भी कोई रिश्ता देखिए। तो उसके पापा कहते, अभी नहीं, बीए कंप्लीट कर लेगी तब। क्या रघुवर जी, आप भी ज्यादा पढ़ लिख कर भी ये क्या करेगी? घर ही तो संभालना है ना ससुराल जाकर। ऐसा कैसे आप ये बोल रहे हैं श्याम बाबू? आजकल जमाना बिना पढ़े लिखे गुजारे का नहीं है। लड़की पढ़ी लिखी रहेगी तो कभी ऊंच नीच अगर कुछ हो भी जाए तो पढ़ाई उसकी विपत्ति का श्रृंगार बनेगी ना। वैसे आपकी जो मर्जी रघुवर बाबू, मुझे कहना था सो मैंने कह दिया। अरे रघुवर जी, लड़का देखने में भी तो समय लगेगा ना। देखते देखते ये दिन कैसे बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। थोड़ा रुककर रघुवर जी बोले, हाँ ये भी सही कह रहे हैं आप। हमें सोचना चाहिए मधु की शादी के बारे में। इधर मधु शादी की बात सुनकर थोड़ा सहम सी जाती है। अभी भी लोग ससुराल के माहौल को बहुत ही डरनुमा ही बताते हैं, सहज नहीं। सभी हर बात में कहते ससुराल जाएगी तो सीख जाएगी। इसीलिए मधु को ससुराल के नाम से डर लगने लगा था। 2 साल बाद बेहतर रिजल्ट के साथ जब बीए पूरा हो गया मधु का, तो कई जगह जाने के बाद मधु के लिए एक अच्छे वर की तलाश रघुवर जी की संपन्न हुई। आज मधु की शादी है मयंक बाबू के साथ। पेशे से बैंक मैनेजर हैं। उनके पिता सुंदर सुमन जी शिक्षक हैं। 2 छोटी बहनें हैं मयंक जी की। कुल मिलाकर सुखी संपन्न परिवार मिल रहा है मधु को। खुशी खुशी सारी रस्में पूरी होने के बाद मधु आज अपने ससुराल पहुंचती है। बहुत जोरों शोरों से उसका स्वागत किया जाता है क्योंकि घर की वो इकलौती बहू है। मधु की सासू माँ बहुत ही अच्छे से बहू का स्वागत करती है। सारी रस्में होने के बाद बहू को अपने कमरे में ले जाते हुए मयंक की माँ रेवती जी कहती हैं, मधु कोई भी दिक्कत हो तो बेहिचक मुझे कहना, मैं तुम्हारी माँ समान नहीं, माँ हूँ। ठीक है माँ जी। माँ जी नहीं, सिर्फ तुम्हारी माँ। दोनों बहनें फिर एक साथ बोलती हैं, चलो चलो अब मधु को आराम भी करने दो। मधु को हैरत हो रही थी कि ये सिर्फ मेरी सासू माँ का दिखावा था या फिर सच में मयंक जी की माँ ऐसी ही है। सभी आज तक बोलते रहते थे कि सास बहुत गर्म होती है, ससुराल में जीना मुश्किल कर देती है वगैरह वगैरह, मगर ये तो बिल्कुल विपरीत है। तभी मयंक बाथरूम से फ्रेश होकर आते हैं और कहते हैं, कहाँ खो गई मेरी मधु? बस कहीं नहीं, यूं ही। सुबह जब आंख खुलती है तो मधु देखती है कि रेवती जी सारा काम कर चुकी होती है और मधु से कहती है कि मधु पहले तुम स्नान करके पूजा कर लो, फिर सभी साथ में नाश्ता करेंगी। जी ठीक है, लेकिन माँ आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं कुछ काम में हाथ बटा देती। अरे बेटा, अभी तुम्हारे मेहंदी के रंग है, इसे आराम से रहने दो। ये रंग जितना लंबा चलेगा तुम लोगों का जीवन उतना ही सुखी रहेगा। मैं हूं ना अभी, और कौन सा कहती हूँ कि तुमको काम नहीं करना है। मेरे बुढ़ापे का सहारा तुम ही तो बनोगी। 2-4 दिन इसी तरह से बीत गए तो मधु ने अपनी सास से कहा, माँ जी मुझे मम्मी के यहाँ जाना है। कोई बात नहीं बेटा, रेवती जी ने कहा। मयंक, मधु को जाओ उसकी मम्मी के यहाँ से घुमा कर लाओ। ठीक है माँ, मयंक बोला। जब मधु अपनी मम्मी के यहाँ जाती तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह रुक जाती। ये बातें सुंदर सुमन जी को अच्छी नहीं लगती थी। वो हमेशा कहते कि रेवती जी आपने बहू को सर चढ़ा रखा है, बेटी कहकर शादी के बाद इतना कोई मायके जाता है क्या?
रेवती जी कहती हैं कि अभी बच्ची है, ना समझ है। जब बाल बच्चे होंगे तो खुद ही जिम्मेदारी का एहसास होगा। थोड़े दिन में समझदारी आ जाएगी कि ससुराल ही उसका अपना घर है। अभी तो मैं हूं ना घर देखने के लिए, बच्ची है, जाने दीजिए। धीरे धीरे समय अपनी गति से बीत गया। 5 साल बाद 2 बच्चों की माँ बन गई मधु, लेकिन फिर भी उसकी आदत नहीं छूटी मायके जाने वाली। जब मन हो तब कोई बहाना बनाकर वो मायके चली जाती, बच्चों को अपनी माँ यानी रेवती जी पर छोड़ देती निश्चिंत। इधर मायके में दोनों भाभियों को इसका बार बार इतना आना जाना अच्छा नहीं लगता था, और ना ही उसकी माँ को। दोनों भाभियों के बीच मधु की वजह से हमेशा अनबन बनी रहती थी। इस बार मधु जब मायके आई तो मयंक जी के साथ रुकी। रात में तो सब ठीक था, लेकिन सुबह मधु जब बाथरूम की तरफ जाने लगी तो उसने सुना कि माँ और दोनों भाभियां उसी के बारे में बात कर रहे हैं। वो थोड़ा ध्यान लगाकर सुनने लगी। दोनों भाभियां कह रही थी कि क्या दिक्कत है मधु दीदी को अपने ससुराल में, इतनी अच्छी सास, इतना अच्छा परिवार मिला हुआ है, फिर भी जब देखो तब यहाँ आ जाती है। कह तो भाभी सही रही थी, मुझे ससुराल में कभी ससुराल जैसा लगा ही नहीं, लेकिन मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। दुनिया जैसे बोलती थी यही भ्रम मेरे दिमाग में भी लगा हुआ था कि ससुराल यानी लड़कियों के लिए सजा। और मधु की भाभियां कह रही थी कि खुद तो आती है, मयंक जी को भी साथ ले आती है, स्वागत में कम खर्चे होते हैं क्या। माँ भी बोल रही थी, हाँ सही बात है, इस वक्त तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैं मधु से बात करूंगी। तभी मधु सामने आ जाती है और अपनी माँ से लिपटते हुए कहती है कि आज के बाद मैं बिना किसी ओकेजन के इस घर में कभी नहीं आऊंगी, और यही मेरा फैसला है माँ। मधु की आंखों से आंसू जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नम आंखों से ही तुरंत वो मयंक जी के साथ अपने ससुराल वापस आ जाती है, और वहां रेवती जी से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि माँ जी, मेरा मायका तो छूट गया। और रोते रोते वो रेवती जी को सारी बात बताती है। तो रेवती जी उससे कहती है, मधु ये तो होना ही था, और ये बात मैं तुम्हें समझाना चाहती थी, लेकिन अगर मैं समझाती तो शायद तुम्हें समझ भी ना आती, और हो सकता है कि तुम मुझे गलत भी समझती। मधु बेटा, मायके तो क्या, कभी भी किसी के बिना बुलाए हमें कहीं भी नहीं जाना चाहिए। एक भगवान का घर ही ऐसा होता है जहां हम बिन बुलाए जा सकते हैं। इसके सिवा हमें और कहीं भी बिन बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए। जब हम बिना बुलाए किसी के यहाँ या अपने मायके बार बार चले जाते हैं तो हमारी इज्जत भाभियों के सामने भी कम हो जाती है। और पगली, तुम्हारा दूजा मायका हमेशा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपने इस घर को रोशन करो बेटा, यही तुम्हारा असली मायका है। हाँ माँ, अब मैं हमेशा के लिए अपने मायके लौट आई हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहते कि लड़कियों को अपने मायके नहीं जाना चाहिए, बल्कि हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अति किसी भी चीज की हो हमेशा बुरी होती है। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।